गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। 13 जून को एग्ज़ाम है प्रारंभिक परीक्षा का। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है हर दिन, उसका लाभ उठाते रहिए। समय निकाल कर एक बार ज़रूर नज़र मार लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। स्टैटिक पर फोकस किया जा रहा है। कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार होती है टेस्ट में क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं वो। बताइए, ड्राई आइस क्या है इनमें से? सूखी बर्फ़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सूखी बर्फ़ क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पूछ लिया जाता है ये जोड़े मिलाने के लिए। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः प्रति योग्य भौम जल सब संसाधन जो है वो सबसे कम है? सबसे कम कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम इसका इनमें से किसका हो सकता है? बताइए। चंबल और उसकी सहायक नदियों का तो ठीक ठाक है, गंगा का तो अच्छा है, तापी का कुछ कम है लेकिन इतना कम नहीं कि जितना स्वर्ण रेखा का। स्वर्ण रेखा का इन सब में सबसे कम है। तो भारत में स्वर्ण रेखा नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन लगभग 1.82 घन किलोमीटर है, जो सभी नदी बेसिनों में सबसे कम है। गंगा नदी बेसिन का पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सर्वाधिक है, 170 घन किलोमीटर। और देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग कितना है? 432 घन किलोमीटर है। अन्य नदी बेसिन जैसे कि तापी का देखें तो 8.27 घन किलोमीटर है। चंबल तथा इसकी सहायक नदियों का 7.19 घन किलोमीटर है पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन। यानी चंबल और उसकी सहायक नदियों का तो तापी से भी कम है। ठीक है, तो इनमें चंबल और उसकी सहायक नदियों का सबसे कम है ना कि तापी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस क्षेत्र में धरातली और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? इनमें मतलब ग्राउंड वाटर, ठीक है, और जो सरफेस वाटर होता है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, कृषि क्षेत्र में। तो भारत में धरातलीय और भौमजल का सबसे अधिक उपयोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। इसमें धरातलीय का जल का 89% और भौमजल का 92% जल उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो सतह जल 2% है और भौमजल है 5%। घरेलू सेक्टर में देखें तो धरातलीय 9% है और भौमजल है 3%। हालांकि भविष्य में जो है विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना क्या बढ़ ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? कौन सा अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? इनमें जल अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1970। सारे के सारे हैं या उनमें से कोई ऊपर है? सारे के सारे ही हैं। तो देखिए, जल प्रदूषण को कम करने या नियंत्रित करने के लिए जल अधिनियम 1974 लाया गया। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को, जिसमें जल प्रदूषण भी शामिल था, को नियंत्रित करने के संदर्भ में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 लाया गया, किंतु प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाया। जल उपकर अधिनियम 1977 को जल प्रदूषण को कम करने के लिए लाया गया था, किंतु सही रूप में कार्यान्वित नहीं हो पाने के कारण इससे लाभ नहीं मिल पाया। सिकंदर ए सानी की उपाधि बताइए, निम्न में से किस सुल्तान की थी? सिकंदर ए सानी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन इल्तुतमिश या एमबीटी? सिकंदर ए सानी खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लाने वाला। पानीपत के तृतीय युद्ध में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? मराठा और अफगान के बीच हुआ था ना 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो मराठे हार गए थे, अफगान जीत गए थे। अफगान यानी अहमद शाह अब्दाली की टीम, और मराठे हार गए। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिव भाऊ ने। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन कौन सी है? लू किसका परिणाम है? बताइए। इनमें संवहन का नहीं है, चालन का नहीं है, विकिरण का नहीं है, अभिवहन। तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषतः उत्तरी भागों में भारत के, गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू जो है अभिवहन का ही परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही बादलों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, क्या कहलाती है?
सूर्यताप नहीं कहते, पार्थिव विकिरण नहीं कहते, उसको बोलते हैं एल्विडो। क्या कहते हैं? एल्विडो। अच्छा, एक है वाइट कलर, एक वाइट कलर की टोपी है, एक ब्लैक कलर की टोपी है, इनमें से किसका एल्विडो अधिक होगा? एल्बिडो का मतलब परावर्तन की क्षमता, तो ये वाइट वाली का एल्बिडो अधिक है, ब्लैक वाली का कम है। तो देखिए, वायुमंडल से गुजरते हुए सौर ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती हैं। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजाने के लिए चीज़ों को रखकर पूछ लिया जाता है। जैसे कि आइस है, ग्लेशियर, उनका एल्बिडो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वाइट होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है, इसका कारण क्या है? बताइए इनमें से क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। तो समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? पार्थिव विकिरण के संबंध में कौन सा सही है? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना पार्थिव विकिरण बी। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसें, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यताप से। मानव शरीर में अपचय क्रियाओं को संपादित करने में कौन सी गैस का उपयोग होता है? मानव शरीर में अपचय क्रियाओं को संपादित करने में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, O2 का। तो मानव शरीर में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न अपचय प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 मुक्त होती है, जो कि हानिकारक होती है। श्वसन तंत्र द्वारा इस CO2 को मानव शरीर में बाहर कर दिया जाता है और नाइट्रोजन N2 संपूर्ण श्वसन क्रिया में अपरिवर्तित रहती है। इससे पहले टेस्ट में 78% ही अंदर जाती है, उतनी ही बाहर आती है। ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्या क्या है ये? सूची 1 में है जीव, सूची 2 में है श्वसन विधि। केंचुआ, मछली, कीट, सरीसृप, इन सब की बतानी है आपको। बताइए क्या है इसका। देखिए, केंचुआ करता है आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा, और मछली तो गिल के द्वारा ही कर लेती है, सांस ले लेती है। ठीक है। कीट जो होते हैं, कीट का मुख्य लक्षण क्या है? 3 जोड़ी पाद यानी 6 टांगे। अगर मकड़ी पूछा जाए तो मकड़ी कीट में आएगी? मकड़ी एक आर्थ्रोपोड है, क्योंकि उसमें 8 टांगे होती हैं। कीट का सामान्य लक्षण यही है, 3 जोड़ी पैर होते हैं यानी 6 टांगे होती हैं। तो कीट जो है श्वसन नलिकाओं के द्वारा शोषण करता है। बाकी सरीसृप फेफड़ों के द्वारा करते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, स्तनधारी हो गया। बी है इसका उत्तर फिलहाल। तो देखिए, प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। मछली क्लोम के माध्यम से पानी में घुली ऑक्सीजन ग्रहण करती है। केंचुए जो है अपनी आर्द्र क्यूटिकल का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में श्वसन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे वातावरण की वायु विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है। सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेप्टाइल्स जो हो गया, जिसमें 3 वेश्मी हृदय पाया जाता है, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। पक्षी जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। स्तनधारी जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन एक सरीसृप है मगरमच्छ, वो उसका उदाहरण है। मतलब एक अपवाद है सरीसृप का, रेप्टाइल्स का, क्योंकि इसमें 4 वेश्मी हृदय पाया जाता है, 3 वेश्मी या 3 कक्षीय नहीं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार श्वसन करता है? औसतन एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बताइए। 12 से 16 बार या इससे ज़्यादा? 12 से 16। देखिए, अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतः श्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, किंतु औसतन इसकी परास जो है 12 से 16 के बीच रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। श्वसन गतिविधियों
में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन कौन से यंत्र की सहायता से किया जाता है? स्पेरोमीटर नहीं है, स्पाइरोमीटर है। ठीक है, स्फेरो नहीं है, स्पाइरोमीटर सी। तो यह कार्य जो है स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। स्फेरोमीटर था ऊपर ऑप्शन में, उससे क्या होता है, किसी सतह की वक्रता का मापन किया जाता है उससे। और एक है पायरोमीटर, पायरोमीटर से उच्च तापमान का मापन किया जाता है, जैसे सूर्य का तापक्रम। स्टेथोस्कोप का तो पता ही होगा आपको, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर के पास लगा होता है वो। 15वां प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक है मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? कब दिया था इन्होंने? 1920, 30, 35, 40? इकबाल नहीं, मोहम्मद इकबाल 1930 में। तो देखिए, माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर जोर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इकबाल नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी बताइए? सीधा सीधा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में, और इसने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई, और यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही केवल। और यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति तथा संप्रदाय के फ़र्कों को ख़त्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? कब की थी इन्होंने? 1940 में। तो देखिए, 1940 में एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया था कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से एक समायोजन किया जाए, कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को इकट्ठा करके, ठीक है, स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन तथा स्वायत्त होंगी। ठीक है, जिन हिस्सों में, कौन से क्षेत्र को? हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र, जिन हिस्सों में मुस्लिमों की संख्या अधिक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आसान सा प्रश्न। 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन है। 1946 का कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन योजना है मार्च 1946 की। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं अलग से कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया किसने था? कांग्रेस ने मनाया था, हिंदू महासभा ने बनाया था, मुस्लिम लीग ने बनाया था, उसका उत्तर है। और 1946 में बनाया था, और कब? 16 अगस्त 1946 को। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था 16 अगस्त 1946 को, याद रखना स्टेट को। अंतिम प्रश्न है, तत्वबोधनी सभा के संस्थापक का नाम बता दीजिए। या तो मैचिंग करने के लिए पूछेगा सीधा सीधा, ठीक है, या इसी तरह से पूछ लेगा। वैसे ऐसे प्रश्न अधिकतर आजकल जो है यूपी पीसीएस में 4 में पूछता अधिकतर मैच करने के लिए। ये इससे मिला तो ये उससे मिला तो सीडी से। तो देवेंद्र नाथ टैगोर इसका उत्तर है। तो तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।